जब वो आया राजा प्रताप के पास पहुंची। राजा अपने होम ऑफिस में बैठ के कुछ जरूरी काम कर रहे थे। आया की बात सुनते ही वो तुरंत अपनी जगह पे खड़े हो गए और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राजकुमारी को कोई उठा ले गया मतलब? उस आया ने राजा के सामने अपने घुटने टेक दिए और रोते हुए कहने लगी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं राजकुमारी का ध्यान नहीं रख पाई। पहले अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ और अब साफ साफ बताओ। महाराज, राजकुमारी बगीचे में टहल रही थी। मैं उनके लिए पानी लेने अंदर आई और जब बाहर जाकर देखा तो राजकुमारी वहां नहीं थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई उन्हें उठा के ले गया। वो महल में ही यहीं कहीं होंगी। महाराज, मैंने महल का कोना कोना छान मार लिया पर राजकुमारी मुझे कहीं नहीं मिली। अब राजा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बाहर आए और उन्होंने महल के सारे नौकरों को काम पे लगा दिया। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। महल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो जिसकी तेज हवाएं सबको उड़ा रही हो। रानी मधुलिका उस समय किचन में बावर्चियों को दोपहर के खाने का मेन्यू बता रही थी और तभी उन्होंने बाहर हलचल देखी। वो बाहर आई और एक नौकरानी से पूछा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रहे हैं? महारानी, वो घबरा क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? वो राजकुमारी शैलजा महल से गायब है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उस नौकरानी ने रानी को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनते ही रानी की आंखों में आंसू उतर आए और वो भी राजकुमारी को ढूंढने के लिए भाग खड़ी हुई। राजा प्रताप भी अपने ड्राइवर के साथ महल से बाहर निकल गए राजकुमारी की खोज में। कुछ देर बाद राजा प्रताप की गाड़ी महल के अंदर आई। वो गाड़ी से बाहर निकले और उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी छाई थी जैसे कोई मर गया हो। रानी मधुलिका महल के दरवाजे पर ही आस लगाए हुए खड़ी थी। राजा को देखते ही वो तुरंत उनकी तरफ भागी और उनसे पूछा, आप अकेले क्यों आए हैं? राजकुमारी कहाँ है? शैलजा कहाँ है महाराज? राजा ने महारानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उनकी आंखों में भी आंसू उतर आए। रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रताप? बताइए हमारी बेटी कहाँ है? राजा ने रोते हुए ना में सर हिलाया। अब रानी के अंदर से एक दहाड़ निकली और उनके रोने की आवाज पूरे महल में गूंज गई। रोते रोते वो राजा को पकड़कर नीचे बैठ गई। राजा ने अपने आंसू पोंछे और रानी को उठाकर उन्हें गले लगा लिया। कुछ दूर पर राजकुमार नवीन खड़े होकर उन्हें देख रहे थे और उनकी आंखें भी आंसुओं से लबलबा रही थी। अगले दिन राजा प्रताप अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। उनका चेहरा सूखा हुआ था। राजकुमारी शैलजा के गायब होने के बाद से उन्होंने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ चली गई राजकुमारी? और उनके साथ वो चाबी भी चली गई। इतनी मुश्किल से तो हमें बैठी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें जादुई मुर्गे के कमरे का रास्ता भी याद आने लगा था। हमें लगा था अब हम दुनिया जीतने वाले हैं। राजा अपनी सोच में गुम थे कि अचानक एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि कुंवर मानिक आए हैं। राजा उनसे मिलने गए। राजा को अपने सामने देख मानिक तुरंत आकर उनसे लिपट गया और कहने लगा, महाराज, ये क्या हो गया? हमारी फूल सी राजकुमारी कहाँ चली गई? राजा उनसे दूर हटे और आश्चर्य से पूछा, आपको ये बात कैसे पता? भैया साहब, आप तो जानते हैं ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। ये गांव तो छोड़िए, पूरे भोपाल तक ये खबर फैल चुकी है कि सिंह खानदान की 5 साल की राजकुमारी गायब हो चुकी है। ये सुनकर राजा की उदासी गुस्से में बदलने लगी और मानिक ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसलिए तो आया हूँ। हम दोनों मिलकर राजकुमारी को ढूंढेंगे और जब तक वो नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। राजा प्रताप मानिक को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि मानिक कोई सीधा इंसान नहीं है और उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई खुरापाती चलती रहती है। उन्होंने मानिक की बात को नकारते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है कुंवर मानिक। हम में अपनी बेटी को ढूंढने की काबिलियत है। इसके लिए हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे भैया साहब, आप जानते हैं ना, एक से भले दो। और शैलजा हमारी भी तो भतीजी है, तो हमारा फर्ज भी बनता है उन्हें ढूंढने का। ये कहने के बाद मानिक की आंखों में एक अजीब सा जुनून उतर आया और उसने कहा, और वैसे भी उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। राजा ने मानिक की आंखों में ये जुनून देखा। उन्हें शक हुआ
पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कुंवर मानिक अपने कमरे में खड़े हुए थे और उनका खास नौकर रघुनाथ हाथ में जूस का ग्लास लिए उनके कमरे में आया। रघुनाथ को वो अपने साथ भोपाल से लेकर आए थे, जो अब उनके साथ यही रहने वाला था। उसने मानिक को जूस देते हुए कहा, कुंवर साहब यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे क्या? अब उस राजकुमारी को ढूंढना है। वैसे आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मानिक ने हाँ में सर हिलाया। आखिर आप उस सोने की चाबी को क्यों ढूंढना चाहते हैं? उस सोने की चाबी से कोई बहुत बड़ी तिजोरी खुलती है क्या, जिसमें बहुत सारे पैसे और जेवर हो? नहीं, उससे भी कुछ बहुत बड़ा। वो एक ऐसी चाबी है जिससे हमें एक जादुई मुर्गा मिल सकता है। ये सुनते ही रघुनाथ की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। जादुई मुर्गा? हाँ, एक ऐसा मुर्गा जिसके जरिए हमें करोड़ों पैसे मिल सकते हैं और हम कई सोने जवाहरात खरीद सकते हैं। पर आपको जादुई मुर्गे के बारे में किसने बताया? 6 साल पहले हमें राज पंडित के बीमार होने की खबर मिली थी। हम जानते थे कि राजा प्रताप के पिता महाराज देवव्रत की राज पंडित से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमने सोचा कि उनके आखिरी समय में जाकर कुछ राज उनसे उगलवा लेंगे, पर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम जैसे ही उनके घर पहुंचे, वो अपने बेटे को इस जादुई मुर्गे का राज बता रहे थे और हमने सुन लिया। तो अब हमें कैसे भी राजकुमारी को ढूंढना है। उस जादुई मुर्गे तक सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे। इस बात को 14 साल बीत गए। राजा प्रताप बालकनी पर उदास चेहरा लिए खड़े थे। अब उनकी उम्र भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी थी। इन 14 सालों में उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था राजकुमारी शैलजा को ढूंढने में। उन्होंने अपने खास पुलिस ऑफिसर्स को इस काम पे लगवाया, कई पॉम्पलेट्स छपवाए और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स में भी राजकुमारी के गायब होने की खबर चलवाई, पर राजकुमारी शैलजा का कोई पता नहीं चला। 1-2 बार उन्हें कुछ लोगों ने राजकुमारी के देखे जाने की खबर दी, पर हर बार उन्हें कोई अलग ही लड़की मिली। अब राजा ने खोजबीन बंद कर दी थी और अपनी बेटी या उस जादुई मुर्गे से जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अब 1998 का साल चल रहा था और राजा का दरबार लगना भी बंद हो चुका था। अब वो सिर्फ अपने महल के कामों में और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में ध्यान देते। वहीं दूसरी तरफ रानी मधुलिका भी इस बात को मान चुकी थी कि शायद उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वरना 14 साल में वो मिल ही जाती। एक बेटी को खोने का घाव अब राजा रानी के दिल में नासूर बन चुका था। राजा अपनी सोच में गुम थे कि तभी पीछे से एक लड़की आई और उसने कहा, योर हाइनेस, वो मिनिस्टर की पार्टी इनविटेशन का अब तक हमने कोई जवाब नहीं दिया है। अब पहले जैसा दौर नहीं था, तो महल में नौकर भी पहले की तुलना में कम हो चुके थे। राजा ने अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी रखी हुई थी जो राजा के सारे काम हैंडल करती थी। उसका नाम अनुश्री था और वो 20 साल की थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और अपने काम में बहुत अच्छी थी। राजा ने अनुश्री के हाथ से वो इनविटेशन लिया, कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, हम जाएंगे इस पार्टी में, आप उन्हें हाँ कह दीजिए और रानी मधुलिका को कहिए कि उन्हें भी हमारे साथ चलना है। श्योर योर हाइनेस। ये कहकर अनुश्री वहां से जाने ही वाली थी कि राजा ने कहा, आपको यहाँ आए हुए बस 1 हफ्ता ही हुआ है और आपने बहुत अच्छे से सारा काम संभाल लिया। गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू योर हाइनेस। ये कहकर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अनुश्री वहां से चली गई। शाम को अनुश्री अपना काम खत्म कर महल से निकल रही थी, तभी उसकी नजर बगीचे में खड़े एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के ने बिल्कुल नॉर्मल सा शर्ट पैंट पहना हुआ था। अनुश्री ने देखा कि वो लड़का कुछ पत्तियों को तोड़ रहा है और उसे नीचे फेंक रहा है। अनुश्री सुबह से शाम तक काम करके थक चुकी थी और उस लड़के की ये हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़के के पास गई और पूछा, कौन हो तुम और ये पत्तियां क्यों तोड़ रहे हो? वो लड़का आश्चर्य से अनुश्री को देखने लगा। पौधों से कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी जो बिना सोचे समझे पत्तियों को तोड़ रहे हो? वो मैं असल में... यहाँ के मालियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस गार्डन के पीछे, पता है तुम्हें? अरे मैं तो बस... और तुम्हें पता नहीं शाम को पेड़ पौधे सोते हैं, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए? अभी जाके महाराज से तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। ये कहकर अनुश्री वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर तभी उस लड़के ने अनुश्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसका मुंह बंद कर दिया। किसी को कुछ बोलने से पहले उनकी बात तो सुन लीजिए।
हमेशा अपनी बात चलाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो बस खराब पत्ते तोड़ रहा था और अभी सूरज ढला भी नहीं है, तो ये नहीं सो रहे। तभी अचानक वहां पर एक नौकरानी आई और उसने कहा, राजकुमार, रानी मधुलिका आपको बुला रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार नवीन अब अनुश्री को सजा देंगे? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।